तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीफार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। बट ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फर्स्ट सेम फार्मा को ज्वाइन कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर हमको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर की। देखो मैंने क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली रखे हुए हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिट्स की यूनिट वाइज ऐसे नहीं रखे, रैंडमली क्वेश्चन रखे हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। इसमें से कार्डियक साइकिल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इरिथ्रोपोइसिस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन। तो आरबीसी फॉर्मेशन क्या होता है और उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन में पूछ 5-7 नंबर और 10 नंबर के ही सेक्शन में आपको मिलेगा ये। और सिर्फ अगर व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस पूछ लिया तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलना ही मिलना है। तो ये तीनों को सेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड फिजियोलॉजी ऑफ द विजन। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप ये लास्ट टाइम पे प्रिपेयर करो इसको, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और आसानी से समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। तो आप आई एंड ईयर का दोनों का हियरिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, 2 चीज़ें तैयार कर लोगे तो आपको ईजिली मतलब 10 नंबर या 7 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक मिलना ही मिलना है। मेंशन कोएगुलेशन फैक्टर, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। तो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर और उसका मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 या 7 नंबर के सेक्शन में आपको मिलेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6वां जो है स्ट्रक्चर द एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो ये देखो उससे पहले आपका फिजियोलॉजी ऑफ विजन आया था, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग आया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों तैयार कर लोगे तो 10 या 7 नंबर में आपको मिलना ही मिलना है ये, इससे कोई एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये तो इजी पोर्शन है, आसानी से कर सकते हो, ये तीनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में पूछ लिया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरनल एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यूजिंग नीड लेबल डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर्स की। शॉर्ट आंसर्स का मतलब ये नहीं है कि 1-1, 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन हैं। ये 10 नंबर के अलावा जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, 7 क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम, और जिसमें से आपको 5 करने रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। तो इनको पहला क्वेश्चन जो है क्लासीफाई एपिथेलियल टिश्यू, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विथ 1 एग्जांपल्स ऑफ ईच। मतलब एपिथेलियल टिश्यू जितनी टाइप की होती हैं पहले उनको एक्सप्लेन करोगे, पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उनका एक एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ जॉइंट, कितने क्लासीफाई जॉइंट्स विद एग्जांपल। जॉइंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, जितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं सारे जॉइंट्स लिखने हैं सारी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ईसीजी, एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट ऑफ द ईसीजी। ईसीजी लिखोगे, फिर उसके ईच कंपोनेंट ऑफ द ईसीजी लिखना होगा, जैसे PQRS जो लाइन वाइन बनती है उसमें सारी चीज़ें वो सब करनी है। इजी चीज़ें, थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक बार देख लोगे तो आसानी से करके आओगे। चौथा जो क्वेश्चन है व्हाट इज सेल साइकिल, एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस। ये तो 12th में सबने ही पढ़ा होगा, 11th-12th में शायद तो सबने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी चीज़ है, आराम से एक बार देखोगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर 5वां चीज़ है राइट अ नोट ऑन ABO सिस्टम ऑफ अ ब्लड ग्रुपिंग। ये सब चीज़ें देखो बड़े क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, प्लस क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें करने से आप बहुत ही ईजिली नंबर गेन कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी कहानी ना बनानी पड़े, एज इट इज़ जो पढ़ा है वही लिख के आओ। फिर उसके बाद जो 6वां क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ से, लिम्फेटिक सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ये जैसे एक्सप्लेन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्स पूछ लिया। फिर उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं किसी न किसी सेक्शन, तीनों में से किसी न किसी में, या तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ANS CNS में से कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ मिल जाएगी आपको।
8वां जो क्वेश्चन है वो है राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये स्प्लीन जैसे कि आपको पता ही है क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे आपको लिखनी पड़ेंगी। इसमें स्प्लीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, स्ट्रक्चर को नेमिंग कर दोगे, उसके एक एक दो दो फंक्शन लिख दोगे तो इतना सफिशियंट है। उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्स्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से करोगे आसानी से समझ में आएगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब उसके बाद आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता है, 2 लाइन 3 लाइन, हद से हद 3 लाइन से 4 लाइन, उसके साथ साथ अगर एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल। ये लिखने के बाद आपको अगर लिख दोगे सही लिखा तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी नंबर इसमें नहीं कटते हैं। तो ये आपकी एक स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर इसमें से आप कहते हैं 7-8 क्वेश्चन सही कर लेते हो, मतलब 7 दूनी 14 या 8 दूनी 16 इतने नंबर आ जाते हैं आपके, तो क्या कहते हैं फिर आपको उधर स्कोर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अगर आपका सेक्शन ए सही होता है तो उतना ही आपका पास होने का चांस बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग सेल ड्रिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप पहली यूनिट में ऐसा है, अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। डिफाइन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, बेसिक चीज़ है, इसमें डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी है, उससे ज़्यादा अपना ज्ञान मत लिखना। इसमें जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखना, क्योंकि 2 नंबर की क्वेश्चन है, अगर इसमें भी कहानी बनाओगे तो नंबर कटेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है मेंशन द फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के फंक्शंस को मेंशन करना है बस। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है व्हाट आर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस क्या होता है उसके बारे में लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और फिर उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है डिफाइन हाइपरटेंशन है हाइपोटेंशन। 6वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैस्थीनिया ग्रेविस। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ RH इनकम्पैटिबिलिटी। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीमोफीलिया राइट इट्स कॉजेज। 9वां क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 10वां जो क्वेश्चन है डिफाइन और मेंशन द बोन्स ऑफ फेस। फेस में जो बोन्स होती है तो इसमें बहुत लोग क्रेनियल बोन्स लिख के चले आते हैं, तो आपको फेशियल बोन लिखनी है। जैसे एग्जांपल में जाइगोमेटिक, मैंडिला, मैक्सिला, ये सारी बोन्स होती है जो फेस पे होती है ना, वो लिखनी है आपको। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राइट द नॉर्मल काउंट ऑफ RBC एंड WBC। जो RBC और WBC का जो नंबर होता है, कितने नंबर में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, वो लिखना है आपको। राइट अबाउट रॉड एंड कॉन्स, इसमें मतलब मेनली इसका जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं और कौन सा स्कोटोपिक होता है, कौन सा फोटोपिक होता है, तो वो पूछ लिया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें, एक एक चीज़ लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को सबसे अच्छे से तैयार करो। 10 नंबर में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो फिर उसको तो आप अपने हिसाब से लिखते हो। बट इसमें जो चीज़ है वो है, जो चीज़ पूछी गई एग्जैक्ट लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। और जो 10 नंबर में है तो बहुत अच्छा करोगे तो 8 नंबर मिलेगा, 9 नंबर मिलेगा, 10 में 10 कभी नहीं मिलेगा। तो इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। 14 उसके बाद जो है राइट नॉन ऑडिटरी फंक्शन ऑफ ईयर। फिर उसका राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट अबाउट रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये 5 नंबर के भी 10 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है क्लासीफाई WBC एंड दियर फंक्शंस। देखो सबका तो नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सेक्शन ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता है, हद से हद 2 लाइन 3 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन 3 लाइन लिख दी आपने। फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल पूछा है तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है। अगर किसी चीज़ का एग्जाम्पल पूछा है आपने एग्जाम्पल लिख दिया, स्ट्रक्चर पूछा स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसा करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम 10, 15 या 20 मिनट में, ये 15 मिनट में या 20 मिनट में ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है और आपको 20 नंबर देकर चला जाता है। तो अगर ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होगा तो उतनी ही अच्छी नंबर आपके आएंगे। बाकी जो 10 नंबर या 7 नंबर की क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप कितना भी अच्छा लिखो, कितना भी ज़्यादा लिखो, पूरे में पूरा नंबर आपको कभी मिलना नहीं है। 7 नंबर का तो 5 नंबर, 6 नंबर, 6.5 नंबर बहुत अच्छा करोगे तो मिल जाएगा। बट ये जो 2 नंबर की क्वेश्चन होते हैं, अगर आज जो पूछा गया वो लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। इसलिए स्कोरिंग सेक्शन इसी को माना जाता है। और कोशिश करना है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल भी कहानी ना बनाओ, जो पूछा गया वही लिखो। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, कमेंट कर में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ पूछना या किसी के PDF चाहिए या PDF से रिक्वायर्ड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पढ़ो, पेपर ऊपर बहुत ही आसानी से हो जाता है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।